हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। गुरुजन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का यह पावन पर्व आपके जीवन में ज्ञान, शांति और सफलता लेकर आए, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। तो शुरू करने से पहले एक बार गुरु मंत्र का हम ध्यान कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र प्राय ध्यान, जप और गुरु पूजन में प्रयोग होता है और यह हमें याद दिलाता है कि गुरु का स्थान जीवन में कितना पवित्र और महान अहम है। गुरु मंत्र का अर्थ भी जो है बहुत हमारे मित्र शायद नहीं जानते हैं, तो आज मैंने इसको भी स्लाइड में डाल दिया है। तो यह मंत्र गुरु को ईश्वर के समान विभिन्न रूपों में स्वीकार करता है और उनके ज्ञान, मार्गदर्शन और आत्मिक शक्ति की महिमा का वर्णन करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ज्ञान का सृजन करते हैं। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही गुरु जीवन में ज्ञान और चेतना का बीज बोते हैं। इसी से हम अपने जीवन को आगे अच्छे तरीके से निर्वाह कर पाते हैं। गुरु विष्णु, गुरु उस ज्ञान की रक्षा और पालन करते हैं जैसे विष्णु संसार की रक्षा करते हैं। गुरु हमारे विचारों और मूल्यों को स्थिरता प्रदान करते हैं। गुरु महेश्वरा यानी शिव जी, गुरु अज्ञानता और ब्रह्म का विनाश करते हैं। जैसे शिव जी संहारक है, वैसे ही गुरु हमारे भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु स्वयं परम सत्य है। वे केवल मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि दिव्यता के प्रति प्रत्यक्ष रूप हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरु को सच्चे मन से मैं नमन करता हूँ। आज हमारे मार्केट से बड़ा तो गुरु कोई नहीं है। हम यदि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो है सबसे अहम है कि हम मार्केट से रोज सीखते हैं। हमें जब कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम मार्केट को अच्छे से समझ चुके हैं और हम अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं, तो मार्केट हमें कोई ना कोई नया तरीका सिखा देता है, कोई ना कोई नया दिशा ले लेता है। इसीलिए हम रोज सीखते हैं और अपने आप को रिफाइन करते रहते हैं और ये बहुत जरूरी भी है। तो अब दोस्तों, वैसे तो देखिए चार्ट्स के ऊपर हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मेरे कुछ नए दोस्त यहाँ जुड़े हैं उनको एक बता देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। हम यहाँ किसी तरह की कोई टिप रिकमेंडेशन राय नहीं देते हैं। मेरा जो इतने सालों का तजुर्बा है, मैं उसके आधार पे मार्केट को जैसे देखता हूँ या मार्केट में जो काम हो रहा है उसे जैसा मैं देख पाता हूँ, मैं उसे आपसे शेयर करता हूँ जिससे आपको एक दिशा मिले। क्योंकि मार्केट में आप दिशाहीन काम कभी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कभी भी आपको गलती से भी ये नहीं समझना है कि मेरी आपको सलाह है कि आप इसमें अपना ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। ये तो आपको अपने सूझबूझ से ही करना होगा। और जैसा कि हमारे देश का जो कानून है और यहाँ पे हमारे जो बोर्ड बनी हुई है सेबी, तो उसके नियमों का पालन करते हुए आपको काम करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अपने ही नियम, कायदे, कानून है, उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझ करके काम करना है। तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलती यदि आप करते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, आपका पूरा का पूरा कैपिटल को खत्म कर सकता है। तो इसलिए बाजार में टिके रहने के लिए आपको सूझबूझ से काम करना है, जिम्मेवारी से काम करना है। आप अपना विकेट बचा के रखिए, मौके बहुत मिलेंगे। तो ये है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम जहां पिछले 2 महीने से बाजार को छोड़ के गए हैं और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बराबर, तो मार्केट के अंदर में कोई बहुत ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस तो कुछ आया नहीं है जिसमें हम विशेष बात कर सके। हम हर बार देखते हैं मार्केट एक नई ऊपर की चाल बनाता है और फिर जाकर के वहां रुक जाता है, फिर एक थोड़ा
काफी देर ठहरने का फिर एक नई चाल बनाता है। तो ये कोई बहुत नॉर्मल तरीका नहीं है बाजार के काम करने का। बाजार में क्या होता है, जब कभी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद में फिर बाजार रुकता नहीं है और एक अच्छा खासा ऊंचाइयों को पार करता है और तय करता है। हम लोगों ने देखा नीचे से काफी ऊपर बाजार आ गया, बहुत तेजी से आया और आने के बाद फिर वो खड़ा हो गया। फिर देखा हमने 1000-1200 पॉइंट की फिर एक तेजी आई और फिर उसमें ठहराव आ गया। तो इस तरह के ठहराव कहीं ना कहीं थकावट के संकेत देती है। इसमें इंटरप्रिटेशन सबका अपना अपना है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार में जब कभी भी कोई दिशा यदि क्लियर है और माहौल एकदम ठीक है, सब कुछ सही है, तो बाजार को फिर रुकना नहीं चाहिए और उसे चलते जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैपिंग गेम चल रहा है। हमने आपसे ये भी बात की थी पिछले 1.5-2 महीने से कि बाजार जो नॉर्मल तरीके से काम करता है ये वैसा काम नहीं कर रहा है। और अब तक जो इतने सालों से बाजार में काम होने का तरीका हम देखते आए हैं, ये इससे बहुत अलग है, जो कि यूजुअल नहीं है और इसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। तो हमने ये जो करेक्शन है इसका एक अनुमान लगाया था कि साल भर में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये अभी काम कर रहा है, अब ये साल की जगह 2 साल भी लगा दे तो आश्चर्य मत करिएगा। और जिस तरह से इसकी चाल है, मूवमेंट है, इसमें कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में एक ठोसता स्थिरता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी फिर भी देखिए, बाजार है, जो मार्केट करता है हमें एज अ पार्टिसिपेंट बाजार की ही सुननी होती है और उसी हिसाब से हमें काम करना होता है। तो अब एक बार हम जरा अपने इसको पॉइंट्स जो मेन है, क्योंकि इस पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे न्यूज हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनका चर्चा कर लेना भी जरूरी है। सबसे पहले तो कल जो हमारा इंडिया यूएस का ट्रेड डील होना था, अब ये डील है, नो डील है, क्या है, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा चीज है, क्योंकि कोई डील होना संभव तो है नहीं। जिस तरह का बातें चल रही है अमेरिका की तरफ से, जिस तरह की उनकी एक तरह से आप बोल सकते हैं दादागिरी चल रही है, तो उसके अंदर में हिंदुस्तान आज की तारीख में कोई इतना कमजोर देश नहीं है जो वो समझ रखा है। तो इसमें बहुत सारे चक्कर हैं। तो भारत जो है वो समझता है उसके लिए अच्छा क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पिक्चर को देख करके उन्हें कोई तरह की हड़बड़ाहट नहीं है। अब इसको लेकर के कोई कुछ भी टिप्पणी कसता रहे, लेकिन जो एक उम्मीद थी कि इंडिया और अमेरिका दोस्त हैं, मोदी जी और ट्रम्प साहब दोस्त हैं और सबसे पहले डील हमारी होगी, तो ये तो देखिए एकदम बात अभी तक तो निराधार साबित हो रही है। सब देशों के अंदर कुछ ना कुछ तो हो जा रहा है, लेकिन अपनी बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो अब इसमें खुश होना है या नहीं होना है, ये अपने अपने चीजों पर निर्भर करता है, अपने अपने नजरिए पर निर्भर करता है। तो हमारा जो प्रोग्राम मार्केट दृश्यम है, उसका यही एक अपना मेन इसका वजूद है कि हम इसको देखते हैं कि बाजार हमको क्या दिखाना चाहती है, लेकिन हमको देखना वही है जो सही है। तो दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं, क्योंकि आज पॉइंट्स इतने सारे हैं, आज चार्ट्स के ऊपर में या बाजार में क्या है कैसा है इनके बारे में बात करना मुश्किल है। तो हम लोग जो है आज सबसे बड़े इन पॉइंट्स पर बात करते हैं जिसका डायरेक्ट मार्केट के आगे आने वाले समय से उसका जो मूवमेंट होना है उससे उस पर निर्भर करता है ये सब चीज। तो पिछले जो हफ्ते हुआ है, एक जेन स्ट्रीट बोल करके हेज फंड है, उस पर बैन भी लगाया गया, फाइन भी लगाई गई और उसको उसके कामों को जो है उसमें बहुत सारी गड़बड़ नजर आई, जो हमको तो दिख रहा था। हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, आपको याद होगा मैंने आपसे एफएनओ की और एफआईआई की बाइंग का डेटा शेयर किया था करीब 1.5 महीने पहले। उस समय मैंने आपसे क्या बताया था कि ये बार बार सब बोलते हैं कि एफआईआई की बाइंग वापस आ गई, और मैं आपको ले जाके दिखाता था उनका एफएनओ का डेटा, तो उसके अंदर में वहां पे वो लोग सेलिंग करते थे। तो ये जो बहुत सारा गड़बड़ चल रहा था, जो उस समय दिख तो रहा था, लेकिन अपने पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको कंफर्म कर सके। तो जितना हमारे पास रिसोर्सेज है, जितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, उनको देख करके स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये सब मैनिपुलेटेड खेला चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो फाइनली
आज हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है उनके निगाह में फाइनली आ गई है, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था। एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो वीकली एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक सेकंड दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है मार्केट के हेल्थ के लिए। और इसके अंदर में जब से ये सब शुरू हुआ चक्कर, तब से इंडिया में जो हम देख रहे भारत के मार्केट्स में, बाजारों में जो है काम एक अलग तरीके से होने लग गया। सब कुछ डिपेंड करने लग गया है ऑप्शंस की पोजीशंस के ऊपर में। और हर दिन एक्सपायरी है, कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट का, कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट का। तो सिर्फ उसी को मैनेज करने में ही ये मार्केट पूरा उलझा हुआ है। तो मार्केट का जो हेल्थ है, जिसके अंदर में ये सट्टा बाजारी नहीं हो करके प्योरली जो है एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जो होनी चाहिए मूवमेंट्स, वो सब बहुत हद तक मिसिंग है। और वही सब हमारे सामने अब एक एक करके सारे पत्ते खुल रहे हैं। एक और जो अभी न्यूज आया है, उसमें इनका जो डिस्क्लोजर है वो है इंडियन रिटेलर्स, इन्होंने करीब 1 लाख करोड़ एफएनओ की ट्रेडिंग में खोया है। तो देखिए दोस्तों, ये तो मतलब होना ही है, क्योंकि जिस तरह से काम चल रहा है उसके अंदर कितनी भी समझबूझ हो जाए, लेकिन जो एक आम रिटेलर के पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि वो मैनिपुलेट कर सके। तो कोई बड़ा हाथ रहता है। आज के तारीख सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सारे डेटा जो है आप पेमेंट करके आप अपने पास ले भी सकते हो। तो सबको पोजीशन दिख जाती है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको, कि कौन कहां पर कैसे पोजीशन बना के रखा है। अब जैसे बैंक निफ्टी है, इसको कोई भी मैनिपुलेट बहुत इजीली कर सकता है, आपके पास यदि 2-5 हजार करोड़ रुपया हाथ में हो तो। अब ये सारे जो बड़े बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब की बड़ी होल्डिंग इन्हीं के पास है। तो मार्केट में कोई फ्लोटिंग स्टॉक तो इतना है नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह आते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं, और जब देखते हैं कि ऑप्शंस, जिस भी तरफ की ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा, एकदम छोटी पोजीशन हो जाती, मतलब वैल्यू की बच जाती है, वहां ये लोग अपनी पोजीशन बना लेते हैं और बना के इन्हीं शेयर्स को डंप कर देते हैं, या वाइसी वर्सा। इस तरह से करके ये लोग दोनों तरफ के सौदे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और करके मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैनिपुलेट कर रहा है, ये सामने तो डिस्क्लोजर आ ही चुका है, डिस्क्लेमर सभी का, जो बड़े बड़े जो अपने बॉडीज हैं उनके तरफ से ये डिस्क्लोजर आ चुका है। तो काफी हद तक अब इसमें डिटेल में देखिए लोग जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो है चक्कर सामने में अभी खुल के आ गए हैं। तीसरा एक पॉइंट है, अपने जो उदय कोटक साहब हैं, ये इनका आया है ट्वीट पे कि इंडिया जो है वर्ल्ड डेरिवेटिव इक्विटी डेरिवेटिव्स का 80% हिस्सा शेयर करती है। मैं आपको उनका एक स्लाइड भी दिखाता हूं, देखिए ये रहा। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर में ये आया है, पूरे वर्ल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ये रहा। तो जिसके अंदर में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है परसेंटेज टर्म में इंडिया एज परसेंटेज ऑफ टोटल। तो करीब 80% पूरे वर्ल्ड का इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो इंडेक्स एंड ऑप्शंस की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो इंडिया में काम हो रहा है। तो अब यदि हमारे देश के अंदर में इतना खुला जो कसिनो की तरह बना दिया गया है, तो खेलो इंडिया खेलो, अब खेलो इंडिया खेलो है या खेलो पूरा विश्व खेलो, यहाँ आकर के ये एक तरह से ऑनलाइन कैसीनो गेमिंग की तरह इन्होंने इसको कर दिया है। इसका इम्पैक्ट तो देखिए खराब होना है, हो भी रहा है। एक हद तक अच्छा है। अब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक्सचेंज के जो स्टॉक्स के प्राइस है 2-3 दिन से गिरने लगे, जब से ये डिस्क्लोजर आया सामने जेन स्ट्रीट वाला। तो अब वॉल्यूम्स ड्राई हो गए, तो वॉल्यूम ड्राई हो गए तो इनकी जो कमाई है वो भी इसमें असर आएगा। तो अभी तक तो क्या एक्सचेंज की कमाई आ रही थी, तो वो सब चलाए जा रहे थे कि जो करना है करो। यहाँ पे तीसरा एक इम्पैक्ट जो सामने में अभी एक खबर है कि एसआईपी जो है वो जून में 27,000 करोड़ काफी बढ़ के आया है। और साथ में बहुत सारे आईपीओ अभी लाइंड अप है, तो काफी बड़े साइज का रुपया इनमें भी लगना है। तो ये सब नेट रिजल्ट क्या हो रहा है कि आम आदमी जो है, क्योंकि देखिए एसआईपी का पैसा भी तो आम आदमी का ही है, वो चाहे डायरेक्ट नहीं लगा के म्यूचुअल फंड को दे के लगा रहा, पैसे तो जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन इन चीजों का असर हमारे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स है, जो इतने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बहुत रोबस्ट है, क्योंकि उसमें मेनली जो कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज है उन पर ज्यादा
खराब असर आया है। हो सकता है इसका कारण यही हो कि मनी जो है इंडिया के इकोनॉमी में नहीं आ पा रहा है और वो इन चक्करों में सब गड़बड़ा जा रहा है। सबको लगता है कि सुबह पैसा लगाओ, शाम को पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस उम्मीद में लोग अपने कंजम्पशंस को पोस्टपोन करते जा रहे हैं और वो लोग पैसा को यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहे हैं और अल्टीमेटली सब पैसा खो जाता है, तो इनकी परचेजिंग भी नहीं हो पाती है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई संदेह मुझे तो नहीं है। बाकी देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या होता है। एक और चीज अमेरिका की तरफ से आया है कि करीब 70,000 से ज्यादा इंडियन लोगों ने उनकी वहाँ की जो अपने रेसिडेंसी लेने के लिए उन्होंने 40 से 45 करोड़ रुपया जो एक एक को देना पड़ेगा, उसके लिए अपनी इच्छा अर्जी जमा की है और अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम देने को तैयार हैं, आप हमें वहां की जो है सिटीजनशिप दे दीजिए। तो अब इतना बड़ा रुपया और जो है अमेरिका का तो देखिए तरीका हो रखा है कैसे भी पैसा किसी भी रूप में लेके आए। तो ठीक है, अब वहां के लिए हम सोच सकते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ से इन चीजों का असर है। अब ये जो ट्रम्प की जो टैरिफ है, अब इसका पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है या पड़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का एक आप जब समागम करेंगे तब जाके अपने को एक पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो तो दिन पे दिन और अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। कभी वो किसी को चिट्ठियां भेज रहे हैं, कभी वार्निंग भेज रहे हैं। उनकी जो एक डिक्टेटरशिप है ना, ये बहुत खुले तरीके से आ रही, जो कि किसी तरह से भी पूरे वर्ल्ड के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका का एक सुपर पावर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी जो देश हैं जैसे चाइना है, हिंदुस्तान है, ये सब और जापान है, ये सब कोई कमजोर देश नहीं है। तो आप यदि अपना इस दादागिरी को इस लेवल तक लेके जाएंगे तो कब तक सब लोग बर्दाश्त करेंगे। अब जब ये प्रेसिडेंट बने हैं तो 3 साल तो उनको रहना है, तो 3 साल रहना है, इसके चक्कर में लोग जो है हर देश इनके साथ कोई ना कोई सांठगांठ कर ले रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है। और ये जो रोज नया नया बयाबाजी करते रहते हैं, कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ, जैसे भी इन्होंने परसों कॉपर के ऊपर में 50% कहा कि हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, तो उससे क्या होगा। अचानक ही आपने देखा कि अमेरिका के मार्केट में कॉपर में जो है एक ही दिन में 15-16% की तेजी आ गई, जबकि पूरे वर्ल्ड मार्केट में कहीं इसका कोई असर नहीं था। क्योंकि जब वो टैरिफ लगाएंगे तो उनके कंट्री में महंगा पड़ेगा, जब उनके कंट्री में महंगा पड़ेगा तो उनके जो प्रोडक्शन है उनमें भी फर्क पड़ेगा, सब चीजें महंगी हो जाएगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बाजारों को कभी पसंद नहीं आती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, और इस अनसर्टेनिटी में बहुत बार आप देखोगे कि बाजार ठीक है, कंपनी ठीक परफॉर्म कर भी रही है, तो पी रेटिंग जो होती है किसी भी कंपनी को जो इन्वेस्टर देते हैं, वो पी रेशियो जो है वो गिर जाता है, चाहे टेम्पररी हो लेकिन एक बार गिर जाता है। तो ये एक इम्पैक्ट आने की बहुत बड़ी संभावना है। अब जैसे स्टैंडर्ड टैरिफ हो गया है 20 से 25%, पहले तो क्या उन्होंने 10% लगाया था, अब इन्होंने किसी पे 10 के ऊपर में एडिशनल 10-15 इस तरह से लगा दिया। तो ये मोटा मोटी 20 से 25% जो है, अमेरिका में जो भी सामान बाहर से आएगा, प्रोडक्शन तो उनकी है नहीं, सब बाहर से ही आना है तो उन सब चीजों का कॉस्ट जो है, जो अमेरिकन सिटीजन्स को कम से कम 20-25% महंगा पड़ जाएगा। तो महंगा पड़ जाएगा तो वहां की इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो जो रेट कट की जो बातें चल रही है और जो उम्मीद लगा के बैठे हैं सब, वो शायद नहीं हो, ऐसा देख करके भी ये प्रतीत हो रहा है। और वहां की जो बॉन्ड है वो भी इन्हीं तरफ में इशारा कर रही है, क्योंकि कहीं पे भी बॉन्ड के जो रेट्स हैं वो गिर नहीं रहे हैं। अब अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इनका यदि डिमांड के ऊपर में इम्पैक्ट आएगा तो पूरे ग्लोबल डिमांड में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। चाइना जो है वो भी अभी डिफ्लेशन का रिस्क को देख रहा है। उनकी जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो करीब 3.6% पर आ गई, जो कि पिछले 2 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। उसका रीजन यही है, बनाए तो किस आधार पे बनाए, इनका तो मेन माल जाता तो अमेरिका में बहुत बड़े रूप में है। तो अब ये सब चक्कर हैं, इन सबको हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, पहले थोड़े पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब जैसे जापान है, जापान ने भी बताया अपना एक
मतलब नाराजगी सी उन्होंने व्यक्त की है, चिंता व्यक्त की है टैरिफ के ऊपर में। तो बॉन्ड यील्ड का हमने आपसे जिक्र कर ही दिया है। तो अब इन सब चीजों का असर क्या है, बॉन्ड यील्ड भी जो है वो रुक गई है और इंडेक्स भी थम गई है। और आप देखेंगे इंडेक्स मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में यदि बढ़ता भी है ना, तो एक दिन 2% बढ़ जाता है, अगले दिन 1.5-2% गिर जाता है, या बढ़ता है तो रुक जाता है। आप सोचिए नीचे से ऊपर तक अभी तक सब अपने टॉप के आसपास आ गए हैं, लेकिन किसी में एक इम्पल्स का साइन नहीं है जो बहुत जरूरी होता है। तो जब इम्पल्स नहीं होता है तो ये पूरा मूवमेंट को हम करेक्टिव फेज ही समझना पड़ता है, और वही होता है। तो करेक्टिव फेज के अंदर में क्या होता है, कब कहां से बाजार घूमेगा, पलटेगा, टपका देगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। और जब भी होगा, जितना लोग जो खुशी मना रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये सब चीजों का जो इम्पैक्ट है वो आप आने वाले समय में देखेंगे। ये सब आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगा। इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, और सबसे बड़ा खतरा है वो है स्लो डाउन। तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है इन चक्करों में। आज ट्रम्प साहब ने ये तो उम्मीद किया नहीं था कभी भी कि ये इनके पर बैकफायर कर जाएगा। वो तो देखे कि हम सिंपल टैरिफ लगा देंगे और हमारे पास जो भी उन्होंने इतना पैसा कर्जा ले रखा है इतने सालों से, वो हर बार नोट छापते रहते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। क्योंकि डॉलर जो है वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को जो है उसी से कंट्रोल हो रहा था, और उनका जो मोड ऑफ पेमेंट स्विफ्ट है, ये दो चीजों से हो रहा था। अब सभी देश जो है, स्पेशली जो अभी ब्रिक्स नेशन है या अपने G20 है, ये सब मिलकर के अभी अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने का जो है इन लोगों का चल रहा है। तो ऐसा होने से जो डॉलर की जो बादशाहियत है वो कमजोर हो रही है, और ये हमको दिख भी रहा है डॉलर इंडेक्स के ऊपर में। अब डॉलर इंडेक्स 110 से गिर के 96 97 के आसपास आ गया, और वहां आकर के रुका हुआ अभी इस समय। और कहीं ना कहीं पैसा जब वहां कमजोर हो रहा है, तो अब ये क्रिप्टोज के ऊपर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब चक्करबाजी बहुत चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या नहीं, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। डिजिटल करेंसी है, लेकिन पेमेंट ट्रांजेक्शन को भी रेगुलेटेड नहीं है। आपको मतलब कोई चीज की ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं उसका। अब बहुत से जो गलत तरीके से काम होता है उसमें यूज किया जाने लग गया है। भाई अच्छा भी है खराब भी है, दोनों बातें हर चीजों की होती है। लेकिन क्रिप्टो बोल करके मतलब अब क्या बोले हम। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में तो कोई धन तो है, क्रिप्टो सब हवाबाजी लग रहा है। लेकिन अब जो है सामने, हमको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। नया चेंज ये सब आ रहा है, तो उनका ध्यान ये है कि डॉलर जो है यदि उसके इम्पैक्ट कम हो रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो ये दूसरे तरफ में इसको अपना शिफ्ट कर रहे हैं। अब लेकिन क्रिप्टो ऐसा तो है नहीं कि खाली इन्हीं के पास में है, बाकी सब देश भी जो अपना खुद का भी अब स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें में एक बड़ा चेंज आ रहा है। ऐसे माहौल में बाजारें कैसे रिएक्ट करेगी ये बोलना बहुत मुश्किल है। ये हमको आगे आते समय देखना पड़ेगा। अभी चाइना का जो हम आपसे जिक्र किए थे, उसका जो डिफ्लेशन का जो रिस्क है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स, ये तो अपनी बात हो गई है। अब क्या होगा, अमेरिका में जो प्रोडक्ट वो कॉस्टली हो जाएगा, कम से कम 10% से 20%, 25% तक तो कॉस्टली हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट कट भी नहीं होना है। तो वहां पे सबसे बड़ा रिस्क है ग्लोबल स्लो डाउन का, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन ये लोग लोग इंपोर्ट करते थे, यदि वो कंट्रीज बाकी कंट्री से नहीं लेंगे, क्योंकि डिमांड इनके यहाँ कम हो गई है या गिर गई है, तो बाकी सब जगह जिनकी फैक्ट्री इतनी लगी हुई है सब जगह बहुत दिक्कतें आएंगी। तो जब सब कुछ जो है अचानक इतना महंगा हो जाएगा, लोग बाई नहीं करेंगे, डिमांड एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप सडनली, एकदम श्योर है। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सभी देशों पर पड़ेगा और वर्ल्ड जीडीपी के ग्रोथ पर पड़ेगा। अब इसके बाद इसका असर क्या होगा, प्रोडक्ट की डंपिंग शुरू हो जाएगी। चाइना जो है जब देखेगा अमेरिका नहीं ले रहा और हमको तो अपना सस्टेन करना है, वो माल बना के बाकी देशों को डंप करेंगे। उसी तरह जो जो देश जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता था, वो अपना दूसरे कंट्रीज में डंप करना शुरू कर देंगे। तो जब डंप करेंगे तो उन कंट्रियों के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, उनके प्रोडक्ट के डिमांड जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि डंप किया प्रोडक्ट हमेशा सस्ता होता है प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट से। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ी मतलब दिक्कत आ सकती है। तो ये जो है सेम विल हैपन विथ ऑल दोस कंट्रीज हु आर एक्सपोर्टिंग टू द यूएस। इंडिया को उतना बड़ा खतरा
नहीं लग रहा है देख करके अभी तक, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत बड़ा तो है ही नहीं। इंडिया का खुद का अपना जो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन कंट्री है, तो इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो इंडिया को विशेष ध्यान देना होगा कि एंटी डंपिंग का जो है सिलसिला यहाँ पर नहीं रहे। तो अब इन सब चीजों में हमको देखना है कि बाजार जो है इसको कैसे लेती है और इन पर कैसे रिएक्ट करती है। तो ये सारी बहुत अहम बातें हैं। आज आप देखोगे हमारा जो विक्स है, इंडिया का भी और अमेरिका भी एकदम लोएस्ट लेवल के आसपास है, जबकि बाजार एकदम टॉप पर है। कहीं पे कोई भी तरह का फियर नहीं है, डर जो है किसी में नहीं है। मार्केट में डर जो है बहुत जरूरी है और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल भी किसी में नहीं है। मार्केट पार्टिसिपेंट हैव बिकम वेरी केयरलेस, सब कुछ को भूल जा रहे हैं और बस ले लो, ये भी ले लो, हर भाव में ले लो, जब देखो बस खाली ले लो, ये चल रहा है। ऐसा अच्छा नहीं है। तो मार्केट के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए जो है ये चीज ठीक नहीं है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस बहुत खराब सिनेरियो होता है। जब कभी भी कोई भी एक खराब खबर आ गई पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, तो आप समझिए बहुत बुरा दुर्दशा होगा। तो मार्केट के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मार्केट जो है, जैसा हमने भी बात थोड़ा देर पहले किया था, मार्केट जो है हर ब्रेकआउट के बाद जो एक एक रेस्ट ले रही है। हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट होता है, तेजी आती, रेस्ट लेना अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ये माहौल में जिस तरह से हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। तो ये एक शांति का माहौल है। हो सकता है दिस इज अ साइलेंस बिफोर दैट स्टॉर्म, जो जब कभी भी वो निकल के आएगा शायद उसके पहले की ये शांति दिखाई दे रही है। एकदम थकी हुई जैसी रैली है, इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई यूफोरिया बोल सकते हैं या कोई मतलब वो इम्पल्स है ही नहीं। बस जैसे तैसे अपने आप को ऊपर में लाके सब जगह से रखी हुई है। तो ये आपसे मैं 2 महीने से बात कर ही रहा था कि मार्केट की जो नेचुरल तरीका है काम करने का वो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कभी होते देखा नहीं है। और ये जो सब ऊपर मैंने आपसे रीजन आज शेयर किए हैं, जैसा आपसे कहा था धीरे धीरे सब पत्ते खुलेंगे, तो हो सकता है बहुत बड़ा कारण हो, यही सब कारण हो जो ऐसा हो रहा है। तो मार्केट मूवमेंट जो है इसकी पूरी फैब्रिक ही चेंज हो गई। तो ये जो फैब्रिक चेंज हो रही है ये बहुत अच्छा, एक्चुअली गुड, अच्छे के लिए नहीं है। ये साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो मार्केट में एकदम इग्नोर हुआ हुआ है इस समय। ठीक है, अब जो है हमको तो इसी को देख करके ही चलना पड़ेगा आज की स्थिति में। तो मार्केट फंक्शंस इन इट्स टिपिकल कैरेक्टर which was not in sync, and this is not at all good for the market moves. अब सवाल ये आता है हमें क्या करना है और हम कैसे काम करें। तो हमने आपसे पहले भी कहा है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अब मार्केट इन पे कब रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, हमें नहीं पता। तो वॉल्यूम भी जो है बहुत लो हो है, तो हमने आपसे भी कह रखा था कि आप अपने पोजीशंस को ट्रेडिंग की बहुत हल्के में रख के रखिए। स्पेशली आप आ, अपने जो है ना पोजीशन को हेज करके चलिए, और आप जितना लिवरेज पोजीशन को ना के बराबर रखेंगे तो अच्छा है। इस समय ऐसे माहौल में लिवरेज पोजीशन में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सडन वोलेटिलिटी आपको किसी भी तरफ की बहुत जोर देखने को मिल सकती है, और मुझे पता है हम में से कोई इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हमारे यदि कैपिटली चले गए तो हम मतलब आगे क्या कैसे काम करेंगे। तो अभी अपने पैसे को बचाना बहुत जरूरी है। जो भी काम करें आप कैश में काम करें, डिलीवरी लेके काम करें। अभी ऐसे माहौल में ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या आप डिलीवरी लेके यदि करते हो, किसी कारण से जो हम सोच रहे हैं वैसा बाजार गिर भी गया, तो साल भर बाद तो वापस उठ के आ ही जाएगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु आप यदि अपनी पोजीशन को आपने यदि लिवरेज लेके कर रखी है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सौदा भी काटना होगा, डिफरेंस भी देना होगा, और बहुत कुछ तकलीफ होगा। तो अब मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है। इस माहौल में कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट 26,000, 27,000, 28,000 कहीं भी चला जाए, जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। कहीं आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने कहा कि ये जा रहा है तो आप उस हिसाब से काम करना शुरू कर दें। हमें बिल्कुल भी नहीं पता मार्केट क्या करे। हो सकता है मार्केट जहां खड़ी है वहीं से नीचे गिरा दे। हो सकता है कि ये जगह वो है, ये जगह वो है जब मार्केट अपने टॉप के आसपास है,
यानी आप मान के चले 90% से 100% का इसने अपना बाउंस बैक ले लिया है। तो इस जगह में आके फंसी हुई है। तो इस जगह में किसी भी तरह का मूव जो है बहुत फास्ट हो सकता है। यहाँ पे रिस्क लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज देखिए गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मैं आपको सही दिशा दिखाऊं। तो इस समय महीने 2 महीने या जब तक माहौल ठीक नहीं होता, आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे या कम करेंगे या बिना लिवरेज पोजीशन के कर लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये समय नहीं है ज्यादा उछल के काम करने का। ऊपर जाने में यदि ऊपर जाता है तो आपको विजिलेंट होना होगा, क्योंकि अपसाइड के लिए ट्रिगर्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना होगा कि ये वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि ड्राइड वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है तो सस्टेनेबल नहीं होने वाला है। और नीचे जाने के लिए तो देखिए सारे चीजें खुले हुए हैं। तो इसलिए कोई भी तरह का मूवमेंट नीचे आता है यानी ऊपर जाकर के यदि रिवर्स करता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। वहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले 2 एक वीडियोस के अंदर में, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से बहुत अच्छा खासा करेक्ट कर गए हैं। उन सब में आप अपने चार्ट्स को देख करके जहां कहीं आपको लगता है कि एक गिरावट आकर के वहां पे होल्ड करके थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है और एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, वहां अपनी पोजीशन बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उन चीजों के अंदर में। तो अब हम जो है ये देख सकते हैं, वी मे सी मार्केट मेकिंग न्यू टॉप फर्स्ट एंड देन सडनली मेक अ शार्प यू टर्न। हो सकता है ऐसा भी हो। तो ये अनिश्चितता के अंदर में आप श्योर होकर के देखिए, आप जब भी लिवरेज पोजीशन में काम करते हैं आप कब करते हैं, जब आप श्योर हो। तो यहाँ आप श्योर नहीं है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। और अभी फिलहाल चार्ट के ऊपर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हम बातें करें, इसलिए मैं आपको चार्ट दिखा के कोई मतलब नहीं है। इतना जरूर कह सकता हूं, अमेरिका में जिस तरह से नस्डैक में काम हो रहा है, पता नहीं, देख करके लग रहा है बहुत ज्यादा दूर वो वक्त नहीं है जब वो बहुत बुरी तरह जो है मतलब दिक्कत करेगा, मतलब करेगा। और उसका असर सब जगह आएगा, ऐसा मतलब मेरे को तो कम से कम उसका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में मैं इस तरह देख पा रहा हूँ। चार्ट के अंदर में जो डेटा दिखता है वो तो सब कोई देख रहा है, लेकिन उस डेटा को हम कैसे देख पाते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है, और तभी हम उसका फायदा ले सकते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है, मैंने आपसे शुरू में शेयर कर ही दिया था। तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सूझबूझ के साथ काम करें, ये जरूरी है। ट्रेडिंग लेवल्स मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है आज का 10 जुलाई का। तो ट्रेडिंग लेवल्स आपने देखा है बहुत कमाल के काम करते हैं। मैं आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का लेवल शेयर करता हूं। अभी जब तक कुछ नहीं होता है आप प्योरली लेवल्स पर ट्रेड करिए, सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो यही है। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ये यूजुअल रेडियो की तरह नहीं है जो बाकी सब कर रहे हैं। जो मेरे दिल में आया मैंने आपसे शेयर किया, जो मुझे दिखा मैंने आपसे शेयर किया। अब इसमें कैसे इन चीजों को समझना है, इन पर कैसे आपको काम करना है, ये आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।